हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। बच्चों, ये बहुत आसान टॉपिक है। इसको समझने से पहले आपको हीट के दो फंक्शंस का पता होना चाहिए ताकि इसका क्लियर कंसेप्ट आपको मिले। बच्चों, हीट के दो मेजर फंक्शंस हैं। नंबर वन, आप किसी बॉडी को हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दूसरा फंक्शन, आप किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसकी स्टेट चेंज होती है। कब स्टेट चेंज होती है और कब उसका टेम्परेचर बढ़ता है? जब कोई भी बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर होगी या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होगी, उस दौरान आप उसको जो हीट देंगे वो हीट उसकी स्टेट चेंज करती है। अब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से हटके बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर होगी, उस दौरान जो आप उसको हीट एनर्जी देंगे बच्चों, वो हीट एनर्जी बेसिकली उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ओके, अब ये कंसेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नेम है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बच्चों, लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। लैटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। ओके, वेपोराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस के अंदर तब्दील हो जाना। ओके, तो मैंने आपको बताया कि हम किसी बॉडी को अगर हीट देते हैं तो हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। और लेकिन अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या मेल्टिंग पॉइंट पर हुई तो फिर हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो हम समझते हैं कि शायद हमारी हीट जो है वो कहीं छुप गई है, कहीं गायब हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। लेकिन वो हीट क्या कर रही होती है, स्टेट को चेंज कर रही होती है। तो चलिए आप इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू द गैस। वो हीट एनर्जी जो आपको चाहिए होती है एक यूनिट मास को लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए। लेकिन साथ में दो कंडीशन भी हैं। कौन सी कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर और बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए। तो बच्चों, अंडरस्टूड सी बात है हमारे पास ये कि जब भी कोई बॉडी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होगी तो उसकी स्टेट ही चेंज होती है, उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करता। तो जब हमने मेंशन कर दिया कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, तो फिर टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं करेगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होगी और टेम्परेचर इंक्रीज उसके अंदर नहीं आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर से सुन लें, वो हीट जो एक यूनिट मास लिक्विड को किस में चेंज करती है, गैस में चेंज करती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, क्योंकि लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अब हमने इसके फार्मूले को डिस्कस करना है। तो बेसिकली होता क्या है, जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, लिक्विड क्या करता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उसको इस्तेमाल करता है और स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। हमने ये देखना है कि कितनी हीट एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की, ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए। मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर हम जस्ट इसके फार्मूले को देख लेते हैं कि फर्स्ट कर लें, डेल्टा क्यू वी वो हीट है जो कि इस्तेमाल हुई इसके लिक्विड से गैस में चेंज होने के दौरान। तो हमने यूनिट मास की एनर्जी निकालनी है, इसलिए हम इसको मास से डिवाइड कर देते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास आ जाता है डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय एम। ओके बच्चों, अब हम इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं, इसको सीखते हैं और इसके अलावा हम इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट भी करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी उसी को ये एक्सटेंड करके पहले हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट कर ली, वो हम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और उसके बाद हम कैलकुलेट क्या करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो बच्चों हमने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक बीकर लिया था, उसके अंदर ड्राई आइस जिसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो हमने लिया, ये देखिए -30 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद हमने उसको हीट देना स्टार्ट कर दी। हीट जैसी हमने दी उसका, तो क्योंकि आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं है, -30 पे है, तो हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगी, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो फिर क्या करेगी, वो स्टेट को चेंज करती है। क्योंकि मैं बता चुका हूं, कोई बॉडी मेल्टिंग पॉइंट पर होगी या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, स्टेट चेंज करती है। ओके, तो इस दौरान स्टेट चेंज होगी जब तक सारे का सारा जो यहाँ सॉलिड है यानी आइस है वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज नहीं होती, उस वक्त तक यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे सारी आइस मेल्ट हो गई, उसके बाद टेम्परेचर में इंक्रीज आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ता रहा, लेकिन इसके बाद ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि अब स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाटर आ गया हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हम उसको हीट दिए जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले है ना बच्चों, उसको हीट देने से उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज नजर आएगा। लेकिन जैसे ही
वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफिकली 100 पर पहुंचा, तो 100 पर पहुंचने के बाद अब फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक गया है, अब स्टेट चेंज हो रही है। ओके, स्टेट किस में, अभी लिक्विड था वाटर, उससे गैस में चेंज होना शुरू हो गया। जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होता ना, उस वक्त तक इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करेगा। अब जैसे ही सारा लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो गया, उसके बाद फिर से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। ओके, तो बच्चों हमने कैलकुलेट क्या करनी है कि जब ये लिक्विड से गैस में चेंज हुआ ना, इसने कितनी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व की, उसको मास से डिवाइड करना है, तो लेटेंट हीट ऑफ हमारे पास आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं हमने कहा था कि हम ये यूनिट मास की एनर्जी निकालनी है, इसलिए सिंपली उसको मास से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि यूनिट मास की एनर्जी आ जाए। तो यहां पर जो टोटल इसने हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व की वो डेल्टा क्यू वी है। सही है, तो हमने डेल्टा क्यू वी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसको m से डिवाइड करेंगे तो हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगी। हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों कुछ रीडिंग कुछ डाटा पहले हम नोट कर लेते हैं। हमने क्या किया, जब ये आइस पहुंची 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस वक्त टाइम नोट किया T1 था। फिर जब सारे के सारी आइस मेल्ट हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई, वाटर में चेंज हो गई, उस वक्त टाइम नोट किया वो T2 था। फिर उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ता गया। जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, हमारे पास थर्मामीटर है बच्चों, इससे हम साथ साथ टेस्ट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। तो जैसे ही 100 पर पहुंचा, हमने टाइम नोट कर लिया, उसको बोला T3। इसी तरह फिर अब क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो जब तक सारे का सारा लिक्विड वाटर जो है वो चेंज नहीं होता गैस में, उस वक्त तक आपने इसका टाइम नोट नहीं करना। जैसे ही सारा लिक्विड गैस में चेंज हो गया, आपने नोट कर लिया, वो टाइम T4 है। ठीक है, तो आपने पहले ये रीडिंग नोट कर लेनी है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो मैस है, कितना मैस है जी, MASS, मैस इज इक्वल टू M। ओके, उसके बाद जो टाइम लगा हमारे पास इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर इसको पहुंचने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो टाइम को TO से डिनोट करना है। ठीक है, TO इज इक्वल टू हमारे पास जो टाइम है बेसिकली है 4.6 मिनट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने वो टाइम नोट किया जो हमारे पास यहां से ये जब स्टेट चेंज है ना उसकी स्टार्ट होगी ना, जैसे ही वो 100 डिग्री पर पहुंचा, आपने वो टाइम नोट कर लिया। उसके बाद उसकी स्टेट चेंज होना शुरू होगी। जब तक सारे का सारा जो उसका लिक्विड है वो गैस में चेंज नहीं होता, आपने उस वक्त तक टाइम नोट नहीं किया। जब सारा चेंज हो गया तो आपने टाइम नोट कर लिया T4। अब यहां पर जो टाइम यूज हुआ, वो टाइम जो कि इस्तेमाल हुआ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, उसको हमने TV से डिनोट किया। तो TV यानी टाइम ऑफ वेपोराइजेशन, वो कितना हमारे पास आ गया 24.4 मिनट। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों। तो इतना टाइम लगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, किस स्ट्रेटजी से हम ये कैलकुलेट करेंगे, जरा बात गौर से सुनिएगा बच्चों। हमने मालूम करनी है डेल्टा क्यू वी, लेकिन हम वो मालूम नहीं कर सकते कि इस दौरान कितनी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो हमें यहां पर ये मालूम करना कि कितनी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई है, पॉसिबल नहीं है। फिर क्या स्ट्रेटजी होगी, हम कैसे मालूम करेंगे कि यहां पर कितनी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई। हमने वो टाइम नोट किया, वो टाइम ऑफ वेपोराइजेशन, जिसके अंदर सारा का सारा लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज हुआ था। हम क्या करेंगे, इसमें ये चीज मालूम करेंगे कि यहां पर ये जो बीकर के अंदर मैटर पड़ा हुआ है वो किस रेट से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है, यानी पर मिनट कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। फर्ज कर ले हमें ये मालूम हो जाए कि पर मिनट 10 जूल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, हमें रेट पता चल गया, रेट ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन, कि 1 मिनट में 10 जूल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। और अगर हमें फर्ज कर ले यहां पर टाइम लगा 10 मिनट में सारा का सारा लिक्विड जो है वो चेंज हो गया गैस के अंदर, इसका मतलब है 10 मिनट लगे इसको, और 1 मिनट में कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही थी हमारे पास 10 जूल। ठीक है, तो फिर 10 मिनट में कितनी हीट एनर्जी होगी अब्सॉर्ब, 100 जूल। तो आपने क्या करेंगे, सिंपली इस टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब हम इसको यहां पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बच्चों आपने टाइम नोट कर लिया TO जो कि 4.6 मिनट है, और TV वो टाइम ऑफ वेपोराइजेशन जो आपने मालूम कर लिया। हमने इसकी हेल्प से रेट निकालना है। इसकी हेल्प से रेट नहीं निकाल सकते, इसकी हेल्प से रेट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर लिक्विड का टेम्परेचर 0 से लेकर 100 तक इंक्रीज किया है। जो टेम्परेचर इंक्रीज किया है उसमें हम ये मालूम कर सकते हैं कि 0 से 100 तक जाने में इसने कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की। कैसे? बच्चों हमें ये पता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू कितनी होती है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। ओके, तो यहां पर ये हमारा, इसका मतलब क्या है इस इंफॉर्मेशन का, इसका मतलब यह है कि वाटर का
1 किलोग्राम मैस 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है? 4200 जूल। ओके, फिर से सुन ले कि 1 किलोग्राम वाटर है, उसने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो 4200 जूल हीट एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर हमारे पास जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है? m मैस है उसका, और टेम्परेचर कितना बढ़ना है जी उसका, उसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना आना चाहिए? 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो चेंज कितना आ गया? डेल्टा टी को चेंज से डिनोट करते हैं हम, वो कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में भी लिख सकते हैं डेल्टा की, क्योंकि चेंज की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, वो किसी भी स्केल में हो, चेंज हमेशा सेम होता है। हम इसको लिख सकते हैं 100 केल्विन। अब 100 केल्विन का टेम्परेचर चेंज लाने के लिए एम मैस में हमें कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? ठीक है, तो हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है जी हमारे पास? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास m इंटू सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो इस तरह हम पहले ये निकालेंगे कि कितनी हीट एनर्जी यहां पर अब्सॉर्ब हुई, फिर उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि रेट ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन क्या है। और जब रेट ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन पता चल जाएगा तो फिर हम आसानी से मालूम करेंगे यहां पर कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। ओके बच्चों, m ऐसे ही रहेगा, c की वैल्यू कितनी है? 4200 जूल पर किलोग्राम। ओके, और टेम्परेचर में चेंज कितना आया हमारे पास? 100 डिग्री केल्विन। ठीक है, इतना टेम्परेचर में चेंज आया। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो क्या आंसर आएगा जी हमारे पास? मैस मल्टीप्लाई बाय, यहां पर केल्विन भी आएगा, पर किलोग्राम पर केल्विन। 42 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल और पर किलोग्राम। ठीक है, ये k जो है केल्विन और ये k-1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने ये देख लिया कि यहां पर कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, टाइम कितना लगा यहाँ पर टीओ, तो इस हीट एनर्जी को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन आ जाएगा कि हीट कितने अब्सॉर्ब हो रही है पर मिनट। ठीक है, रेट ऑफ अब्सॉर्बिंग हीट, कितनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है, उसको मैं आर से डिनोट कर देता हूं बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है जी? डेल्टा क्यू हीट अब्सॉर्ब हुई है और कितने टाइम में हुई है? डेल्टा टी नॉट टाइम में। ये देखिए यहां पर हीट एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब हुई? डेल्टा क्यू, और टाइम कितना लगा? टी नॉट। सही है, ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये रेट आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक बुक का रेट कितना है? 10 रुपीज है। ठीक है, तो हमने मालूम करना, बताओ फिर 5 बुक्स का रेट कितना होगा? तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से। ठीक है, ऐसे ही हमें पता चल गया कि पर मिनट इतनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो फिर इतने टाइम में कितनी हीट अब्सॉर्ब होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रेट से। तो हीट एनर्जी जो अब्सॉर्ब हुई है इसको हम किस से डिनोट करते हैं? डेल्टा क्यू वी। तो मैं डायरेक्टली डेल्टा क्यू वी लिख रहा हूं, डेल्टा क्यू वी। यहां पर कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे टीवी को किससे? रेट से। ठीक है, और रेट क्या है आपके पास? टीवी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय आ जाएगा टी नॉट। तो इसको आप रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो यूं लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इंटू टीवी डिवाइडेड बाय टी नॉट। तो बच्चों ये हमारे पास रिलेशन आ गया इसका, जो कितनी हीट एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की, डेल्टा क्यू वी। लेकिन मैं इसको यहां दोबारा से लिख देता हूं, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इंटू टी वी बाय टी नॉट। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए जो कि बराबर होती है डेल्टा क्यू वी बाय एम के, तो यूनिट मास के लिए। तो हमने क्या करना है, क्योंकि यहां पर m नहीं है तो अगर हम दोनों तरफ m से डिवाइड कर देंगे इसको तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय m एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m इंटू टी वी बाय टी नॉट। ओके बच्चों, अब ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है एच एफ के। मैं यहां लिख देता हूं एच वी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू टी वी बाय टी नॉट। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब जस्ट हमने वैल्यूज को प्लग इन करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। एच वी
एच वी कितना है बच्चों हमारे पास, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या थी, डेल्टा क्यू यहां पर था, वैल्यू हमने ये निकाली डेल्टा क्यू की, m इंटू मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, ओके, और डिवाइडेड बाय ये वाला m यहां लिखिए, और साथ में टीवी बाय टीवी यानी टाइम ऑफ वेपोराइजेशन कितना है 24.4 मिनट, ठीक है, और टाइम ऑफ टी नॉट कितना था हमारे पास, वो था 4.6 मिनट लीजिए। अब आप बच्चों कैलकुलेटर से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एच वी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एम से कट जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो कैलकुलेटर से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2.23 इंटू 10 की पावर 6 किलोग्राम जूल पर किलोग्राम, ठीक है, तो ये मिनट से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास एच वी की वो कितनी होती है, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम, जो कि इससे बहुत नियरेस्ट है। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं।